हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दीपिका मिश्रा। चलिए हम लोग आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। हम लोगों की आज की जो क्लास है इसमें से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, सो आप लोग केयरफुली इसको पढ़िएगा और नोट करना चाहें तो नोट करिएगा। ओके, तो आज हम लोगों की टॉपिक क्या है? पुष्प सज्जा। आज हम लोग पुष्प सज्जा यानी फ्लावर डेकोरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, पुष्प सज्जा। तो आज हम लोगों की टॉपिक क्या है? फ्लावर डेकोरेशन। फ्लावर डेकोरेशन। अब पुष्प सज्जा को ही हम पुष्प प्रबंधन या पुष्प विन्यास के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पुष्प प्रबंधन और पुष्प विन्यास। ओके, पुष्प सज्जा को ही हम क्या कहते हैं? पुष्प प्रबंधन भी कह सकते हैं, पुष्प विन्यास भी कह सकते हैं। ये तो हुई कुछ बेसिक चीजें। अब ये पुष्प सज्जा हमारा क्या है? पुष्प सज्जा हम किसको कहेंगे? फूलों द्वारा किए गए सजावट को ही हम पुष्प सज्जा कहते हैं। यानी फूल यानी पुष्प के द्वारा जो हम सज्जा यानी सजावट डेकोरेशन करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? पुष्प सज्जा, फ्लावर डेकोरेशन। ओके, अब हम ये समझेंगे, ये हमारा हो गया फ्लावर डेकोरेशन। और पुष्प सज्जा हमारा जो है ये क्या है? एक विवेकपूर्ण तरीके से होता है। क्या है? पुष्प सज्जा विवेकपूर्ण होता है। कैसा होता है? विवेकपूर्ण। अब विवेकपूर्ण क्यों होता है? जैसे मान लीजिए हम कोई भी फ्लावर डेकोरेशन कर रहे हैं तो उसको पहले अपने मन मस्तिष्क में एक उसका फिगर बनाते हैं कि हमको किन किन प्रकार के कौन कौन से टाइप के फ्लावर्स लेने हैं, हमको कैसे उनको डेकोरेट करना है। उसका अपने माइंड में एक हम लोग क्या करते हैं? एक फिगर बना लेते हैं, विचार करते हैं ना, सोचते हैं हम लोग कि कौन कौन से पुष्प लें, किस तरह उसको डेकोरेट करें कि वह अच्छा लगे। तो क्या करते हैं हम लोग? सजाने से पहले विचार करते हैं ना। सपोज दैट जैसे आप लोग कोई भी कार्य करना चाहते हैं, करते हैं तो उसके पहले क्या करते हैं? एक योजना बनाते हैं। और योजना क्या बनाते हैं? ये मानसिक रूप होता है ना, इसको अपने मस्तिष्क में सोच विचार के एक योजना बनाते हैं, फिर उसको क्रियान्वित करते हैं ना, कार्य रूप में परिवर्तित करते हैं। ठीक उसी तरह से पुष्प सज्जा करने से पहले हम क्या करते हैं? विचार करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पुष्प सज्जा जो है एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। ओके, हम सोचते हैं, समझते हैं कि किन किन टाइप के हमको फ्लावर्स का यूज करना है, कैसे हमको डेकोरेशन करना है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पुष्प सज्जा क्या है? विचारपूर्ण प्रक्रिया है। अब आइए हम लोग ये जानते हैं कि पुष्प सज्जा की शुरुआत कैसे हुई, इसका इतिहास कैसा है। तो पुष्प सज्जा जो है इसकी शुरुआत के बारे में हम लोग जानते हैं। इसकी शुरुआत, पुष्प सज्जा की शुरुआत हुई पहले कहां से? पुष्प सज्जा की शुरुआत हमारी कहां से हुई? चीन से। कहां से? चीन से। और कब कब हुई? 6ठी शताब्दी में। 6ठी शताब्दी में। और किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई? भिक्षुओं द्वारा। कौन से? बौद्ध भिक्षुकों द्वारा। किसके द्वारा? बौद्ध भिक्षुओं द्वारा। ओके, इतनी बात आई समझ में? हमारा जो पुष्प सज्जा है इसकी शुरुआत कैसे, स्टार्ट कैसे हुआ? ये तो सबसे पहले यह चीन के द्वारा शुरू किया गया। उसके बाद क्या हुआ? कब शुरू किया गया? 6ठी शताब्दी में फ्लावर डेकोरेशन का काम स्टार्ट हुआ। और किसके द्वारा? बौद्ध भिक्षुओं द्वारा। बट इसने स्टार्ट तो कर दिया, शुरुआत तो कर दी, बट क्या हुआ? इसके द्वारा लोगों में इसके बारे में प्रचार प्रसार नहीं हुआ। तो इसके प्रचार प्रसार का काम किसने किया? पुष्प सज्जा के पुष्प सज्जा का जो प्रचार और प्रसार का कार्य किया, प्रसार का कार्य किसके द्वारा किया गया? जापान के द्वारा। जापान के द्वारा। तो पुष्प सज्जा के प्रचार प्रसार का कार्य किसके द्वारा किया गया?
गया? जापान के द्वारा, यानी जापानीज जो है उनके द्वारा पुष्प सज्जा का प्रचार प्रसार किया गया। शुरुआत तो इन्होंने की, चीन ने की, बट इनके द्वारा क्या हुआ, लोगों में इसकी जानकारी नहीं पहुंची कि पुष्प सज्जा है क्या, क्या कैसे होता है। बट इसके प्रचार प्रसार का कार्य किसने किया? जापान वालों ने। इसलिए फेमस कौन हुआ? फेमस कौन हुआ? इसलिए फेमस जो है जापान हुआ। तो पुष्प सज्जा जो है प्रचार प्रसार का कार्य किसके द्वारा किया गया? जापान के द्वारा। शुरुआत किसके द्वारा की गई? चीन के द्वारा। जाहिर सी बात है कि जो उसका प्रचार प्रसार करेगा वही फेमस होगा, उसी के नाम से उसको पुष्प सज्जा को जाना भी जाएगा। इन्होंने शुरुआत तो कर दी, बट इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, कोई इसके बारे में जान नहीं पाया। जितने भी जापानीज थे उन्होंने इसके फ्लावर डेकोरेशन के बारे में प्रचार प्रसार किया। इसलिए जापान जो है फ्लावर डेकोरेशन के लिए फेमस है। ओके, इतनी बातें तो हमारी कुछ बेसिक्स ही हो गई प्रसार शिक्षा की, पुष्प सज्जा की। अब हम लोग क्या है, अब पुष्प सज्जा से संबंधित क्या है कि हमारे जो बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षुओं द्वारा ही तो पुष्प सज्जा की शुरुआत की गई। तो हमारे जो बौद्ध भिक्षु लोग थे, बौद्ध धर्म के लोगों का मानना था कि हमारी पुष्प सज्जा जितनी ही लंबी होगी, यानी फ्लावर डेकोरेशन जितना लंबा होगा उतना ही वह सही होगा, क्योंकि उसके द्वारा जितनी लंबी पुष्प सज्जा होगी तो लोगों का मानना ये विश्वास था कि भगवान तक, गॉड तक हमारे संदेश, हमारे जो मैसेज है वह जल्दी पहुंचेंगे। क्या उनका मानना था कि हमारी पुष्प सज्जा जितनी लंबी होगी हमारा जो संदेश है भगवान तक उतनी जल्दी पहुंचेगा। तो पुष्प सज्जा लंबी होगी, ये उनका पार्ट हो गया। उसमें इन्होंने जो फ्लावर लगाए वो बड़े बड़े, यानी ये लोग लंबी पुष्प सज्जा पर विश्वास करते थे। उनका मानना था कि हमारा भगवान तक संदेश जल्दी पहुंचेगा। तो बौद्ध भिक्षुओं का विश्वास किसमें था? लंबी पुष्प सज्जा में। किसमें? लंबी पुष्प सज्जा में। ओके, ऐसा विश्वास क्यों था? इनका मानना यह था कि इसके द्वारा जितनी लंबी पुष्प सज्जा होगी उतनी ही जल्दी हमारा संदेश गॉड तक पहुंचेगा। ओके, अब हम लोग क्या देखते हैं, पुष्प सज्जा की जो महत्व है उनके बारे में। इसके महत्व को, पुष्प सज्जा के महत्व को देखते हुए हम लोगों ने पुष्प सज्जा की शैलियों को अपनाया और इसको हमारे देश में भी इसका कार्य फ्लावर डेकोरेशन का होने लगा। तो पुष्प सज्जा के महत्व के बारे में हम लोग देखेंगे। पुष्प सज्जा का महत्व, तो पुष्प सज्जा का महत्व क्या है? फर्स्ट, एक तो धार्मिक महत्व, धार्मिक दृष्टि से महत्व। अब धार्मिक दृष्टि से महत्व, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ दिवाली होता है, तो दिवाली में आप क्या करते हैं? फ्लावर डेकोरेशन करते हैं ना, ओरिजिनल फूल भी लाते हैं और आर्टिफिशियल फूल भी हमारे यहाँ डेकोरेट करते हैं, उसको हर बाहर जो है कार्ड वगैरह पे या पूजा रूम में सजाते हैं। भगवान के पास हम लोग अच्छे हम लोग क्या करते हैं, रामायण भागवत हुआ उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, फूलों की माला सजाते हैं। तो क्या है, धार्मिक दृष्टि से भी हमारा पुष्प सज्जा जो है इसका महत्व है। और ये क्या है, सुंदरता में वृद्धि करता है। किसमें? सुंदरता में। तो पुष्प तो जाहिर सी बात है कि यह सौंदर्य को बढ़ाएगा, क्योंकि देखने में ही इतने सुंदर लगते हैं। तो इनके द्वारा जब हम डेकोरेट करेंगे तो ये हमारे घर को या फिर पूजा पाठ या किसी चीज में सुंदरता को बढ़ाने का कार्य करता है, आकर्षण को बढ़ाने का कार्य करता है। किसको? ये काफी आकर्षक लगते हैं ना, तो जब हम फूलों के द्वारा डेकोरेट करेंगे तो काफी अट्रैक्टिव यानी आकर्षित लगता है। और क्या होता है, वातावरण अच्छा हो जाता है। क्या होता है? वातावरण जो है अच्छा हो जाता है। अब इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। सपोज दैट, जैसे कल क्या था, हमारे भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा था मंदिर में, अयोध्या में। ओके, तो उसके लिए ऐसा तो था नहीं कि बस अयोध्या में ही डेकोरेट किया गया था। अयोध्या के ही मंदिर को हर जगह, जो जहाँ है, हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक प्रदेश में लोग क्या कर रहे थे, वो हर जगह अपने मंदिर को, कोई अपने घर को फूलों से सजाया हुआ था। तो क्या हो रहा था, हम बाहर निकलते ही मतलब वातावरण से ही पता
पता चल जा रहा था लोगों की विचारधारा का और खुशी का। तो वातावरण क्या देखने में इतना अच्छा लगता था, बाहर निकलो हर जगह फूल मालाएं लगी हुई हैं तो देखने में अच्छा लगता था ना। तो वही चीज है, ये जो है पुष्प सज्जा हमारे वातावरण को भी शुद्ध करती है और देखने में काफी अच्छा लगता है। और क्या, पुष्प सज्जा जो है रचनात्मक होती है, रचनात्मक, हमारी रचनात्मकता की वृद्धि करती है। कैसे वृद्धि करती है? जब हम फूल को विभिन्न तरीकों से डेकोरेट करेंगे, विभिन्न तरीकों से सजाएंगे तो क्या होगी, उससे हमारी रचनात्मकता में वृद्धि होगी ना। अगर हम सजाएंगे नहीं, फूलों का यूज ही नहीं करेंगे तो हमारे अंदर यानी क्रिएटिविटी नहीं है, रचनात्मकता नहीं है। बट जब हम उनको विभिन्न तरीकों से डेकोरेट करेंगे, सजाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारी रचनात्मकता में वृद्धि होती है। इस तरह से कई महत्व है हमारी पुष्प सज्जा के, जिसको देख के हर जगह पुष्प सज्जा की जाती है। ओके, धार्मिक महासुंदरता, आकर्षण को बढ़ाता, वातावरण को अच्छा करता है, रचनात्मक वृद्धि होती है। इस तरह के हमारे कई महत्व हैं। अब हम लोग जो हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब हम लोग उसकी तरफ चलते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, पुष्प सज्जा के प्रकार। पुष्प सज्जा के प्रकार कितने हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। किसके? पुष्प सज्जा के प्रकार। अगर प्रकार पूछता है या शैली पूछता है तो आप कंफ्यूज न होगा, शैली पूछेगा तो भी यही रहेगा, प्रकार पूछेगा तो भी यही रहेगा। ओके, तो पुष्प सज्जा के हमारे प्रकार कितने प्रकार के हैं? पुष्प सज्जा यानी फ्लावर डेकोरेशन जो है वो हमारा 3 प्रकार का है। कौन कौन सा है? देसी सज्जा, और इसी को हम कौन क्या कहते हैं? परंपरागत सज्जा। परंपरागत सज्जा। ओके, देसी सज्जा उसी को हम परंपरागत सज्जा कहते हैं, और भारतीय सज्जा, देसी सज्जा, भारतीय सज्जा। ओके, तो देसी को ही हम परंपरागत या पारंपरिक सज्जा कहते हैं और भारतीय सज्जा भी कहते हैं। तो फर्स्ट ये हो गया। सेकंड हमारा क्या है? विदेशी सज्जा। कौन सा? विदेशी सज्जा, या फिर इसको हम कह सकते हैं पाश्चात्य सज्जा। पाश्चात्य सज्जा, या कह सकते जापानी सज्जा भी हम इसी को कहते हैं। कौन सी सज्जा? जापानी सज्जा। और की कौन सी सज्जा? लटकती हुई सज्जा। लटकती सज्जा। इन सभी नामों को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, पूर्व देशीय सज्जा, पूर्व देशीय सज्जा। इसे क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया लटकती हुई सज्जा किसे कहते हैं, तो विदेशी सज्जा को ही हम लटकती हुई सज्जा कहते हैं। इसी को हम लटकती हुई ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एग्जाम में आया हुआ है कि लटकती हुई सज्जा किसे कहते हैं। तो विदेशी को ही, पाश्चात्य को ही हम लटकती हुई सज्जा कहते हैं। इसी को हम जापानी सज्जा कहते हैं, पूर्व देशीय सज्जा कहते हैं। तो ये हमारा हो गया सेकंड टाइप। और थर्ड हमारा क्या है? आधुनिक सज्जा। आधुनिक सज्जा। आधुनिक सज्जा को ही हम 20वीं शताब्दी की सज्जा कहते हैं। कौन से? 20वीं शताब्दी की सज्जा। 20वीं शताब्दी की सज्जा। आई बात समझ में? हमारी जो पुष्प सज्जा है उसके कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार से। कौन कौन से? देसी यानी परंपरागत, जिसको हम भारतीय सज्जा भी कहते हैं, विदेशी, पाश्चात्य, जापानी सज्जा, लटकती हुई सज्जा, पूर्व देशीय सज्जा, ये हमारी हो गई, ये सब एक ही है। और थर्ड जो है हमारा आधुनिक सज्जा, जिसे हम 20वीं शताब्दी की सज्जा
सज्जा भी कहते हैं। और क्या है, हमारा जो देसी यानी परंपरागत सज्जा है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम फूलों पर अधिक महत्व देते हैं। किसको? फूलों को जो है अधिक महत्व देते हैं, अधिक महत्व, और पत्तियों को कम महत्व देते हैं। किसको? पत्तियों पर कम महत्व। आई बात समझ में? पारंपरिक सज्जा में हम क्या करते हैं, फूलों पर अधिक महत्व देते हैं, पत्तियों पर कम। जैसे हम फ्लावर डेकोरेशन करते हैं तो उसमें बस क्या होता है, इसमें फूल का ज्यादा यूज करते हैं, या तो पत्तियों का करेंगे ही नहीं, या फिर कहीं कहीं पत्तियों का यूज करते हैं। ज्यादातर क्या होता है, हम फूलों को अधिक यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इस बोर्ड पे ऐसे बड़ा सा फूल बना दिया, पत्ती के लिए कहीं जगह नहीं, छोटी सी फूल पत्ती कहीं बना देते हैं, तो ये क्या हुआ, हमारा भारतीय सज्जा यानी देसी सज्जा हुआ। इसमें क्या होता है, फूलों पर अधिक महत्व देते हैं और पत्तियों पर कम महत्व देते हैं। ओके, तो ये हमारे 3 क्या है, पुष्प सज्जा के प्रकार हैं। अब हमारी जो विदेशी सज्जा है, इसके भी कई प्रकार हैं। विदेशी, इसको मिटा देती हूँ, पॉज करके वीडियो को नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा। हमारी जो विदेशी सज्जा है, इसकी भी कई शैलियां हैं। देसी सज्जा हमारे कई प्रकार की हैं। कौन कौन से? पहला रिका, लिका, सोका, मोरीबाना, क्या? मोरीबाना और नाजीरे। नाजीरे आई बात समझ में? ये हमारे क्या है, हमारी जो विदेशी शैली है, जो पाश्चात्य पुष्प सज्जा है, उसके प्रकार हैं। क्या? रिका, रिका, सोका, मोरीबाना और नाजीरे। अब हम इनके बारे में देखेंगे। ओके, हमारा जो रिका है, रिका में क्या होता है, इसमें लंबा पात्र और लंबे फूल का यूज किया जाता है। किसका? लंबा पात्र और लंबा फूल। किसका? रिका की पहचान क्या है कि इसमें पात्र भी लंबा होता है, उसमें जो फूल लगे होते हैं वो भी लंबी टहनी वाले या लंबी टहनी वाले पुष्प होते हैं। जैसे पात्र हमारा क्या हुआ, इतना बड़ा सा, ये पात्र भी हमारा इतना बड़ा हो गया, और इसमें जो लंबे टहनी वाले हम फूलों का भी यूज करते हैं। ओके, जैसे हमारा पात्र भी लंबा होगा और उसमें जो फूल होंगे वो भी लंबी टहनी वाले होते हैं। तो रिका हमारा क्या होगा, इसकी पहचान क्या है, इसमें लंबे पात्र और लंबे फूल यानी लंबे टहनी वाले फूल का यूज किया जाता है। और सोका हमारा जो है, इसमें क्या है, इसमें छोटे पात्र और छोटे पुष्प का यूज किया जाता है। और ध्यान देने वाली बात एक और है कि हम सोका को ही 15वीं शताब्दी की सज्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? 15वीं शताब्दी की सज्जा, 15वीं सदी की सज्जा। ओके, इसको सोका को ही हम 15वीं शताब्दी की सज्जा भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसकी पहचान ये है कि इसमें पात्र भी छोटा होता है, पात्र छोटा, और जो पुष्प होता है वो भी छोटा होता है, पुष्प छोटा, यानी इसमें छोटे पात्र का यूज किया जाता है और छोटे पुष्प का के द्वारा सजावट की जाती है। सपोज दैट, जैसे ये हमारा पॉट हो गया, ये हमारा छोटा सा पॉट हो गया, अब उसमें जो फूल की सजावट की जाती है वो भी बहुत बड़ी नहीं होगी। ओके, क्या हुआ, पात्र भी छोटा है और छोटे फूल का यूज किया जाता है, छोटी सजावट की जाती है। आई बात समझ में? सोका की पहचान क्या है, इसमें पात्र भी छोटा होता है, फूल भी छोटा होता है। सोका को ही हम 15वीं सदी की सज्जा कहते हैं। और हमारा जो मोरीबाना है, मोरीबाना की पहचान क्या है कि इसमें
का यूज किया जाता है वह उथली हुई सी चपटी हुई होती है। ये सज्जा कैसी होती है? या उथली हुई या चपटी सज्जा होती है। कैसी? उथली हुई, उथली या चपटी सज्जा, चपटी सज्जा। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? उथली हुई या चपटी का मतलब थोड़ा छिछला, जैसे हम लोग कहते हैं ना छिछला बर्तन लेके आओ, गहरा और छिछला। गहरा जो होता है वो इस टाइप का होता है, उसमें आप समझो छिछला जो होता है वह इस टाइप का होता है। तो हमारा मोरीबाना जो होता है वह उथला हुआ चपटी सज्जा है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? मान लो ये हमारा क्या है? पात्र है। इस तरह से ये हमारा पात्र है और इसमें जो सज्जा उथली और चपटी हुई जो सज्जा होती है वो ऐसे से फूल ऐसे से बने हुए हैं। ये हमारे फूल हो गए और ये ऐसे लटकते हुए से आते हैं। कैसे? लटकते हुए। तो इसको तो आप देख के ही जान जाएंगे ना, उथली हुई सज्जा। आप लोगों ने देखा होगा कई पॉट इस समय आ रहे हैं या लोगों के बाहर टंगे भी जाते हैं, क्या ऐसे चपटाकार वो होते हैं और उसमें लताएं ऐसे नीचे नीचे ऐसे ये हो गया तो नीचे नीचे ऐसे सामने सामने लटकी जाते हैं। हैंगिंग किया रहता है, हैंगर पे टंगा रहता है तो देखने में अच्छा लगता है। तो उस प्रकार की जो सज्जा है वही हमारा मोरीबाना है, यानी या उथली हुई और चपटी हुई सी होती है। और नाजीरे हमारा जो है नाजीरे जो है इसमें भी क्या होता है? लंबे पात्र और लंबे टहनी के फूल का यूज होता है। ऐसा पात्र भी लंबा और फूल भी लंबा। ओके, तो नाजीरे हमारा जो है वो रिका के समान ही है। रिका में भी क्या है? पात्र लंबा होता है और लंबे टहनी वाले फूल का यूज किया जाता है। और नाजीरे हमारा जो है इसमें भी पात्र लंबा होता है, लंबे टहनी का फूल यूज किया जाता है। आई होप इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि विदेशी शैली के ही, विदेशी पुष्प सज्जा के ही कई प्रकार है, रिका, शोका, मोरीबाना, नाजीरे। रिका हमारे लंबे पात्र और लंबे टहनी के फूल का यूज। शोका को ही हम 15वीं शताब्दी की सज्जा कहते हैं, इसमें छोटा पात्र और छोटे फूल का यूज होता है। मोरीबाना हमारा जो है इसमें चपटे उथले हुए पात्र में पुष्प सज्जा लटकती हुई की जाती है। कैसी? लटकती हुई पुष्प सज्जा आती है। और नाजीरे जो है सेम हमारा रिका के समान है, लंबा पात्र और लंबे टहनी वाले फूल का यूज किया जाता है। अगर आप इसको नोट करना चाहें नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब हम लोग इससे आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, पुष्प सज्जा जो है इसमें क्या होता है? 3 प्रकार की टहनियों पर ज्यादा फोकस किया जाता है। पुष्प सज्जा में 3 प्रकार की टहनियों पर ज्यादा फोकस किया जाता है, या कुछ रेखाएं होती हैं जिनके बारे में, पुष्प सज्जा में कुछ रेखाएं हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, इन रेखाओं के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पुष्प सज्जा में जो है, पुष्प सज्जा में कुछ रेखाओं का यूज होता है। किसका? रेखाओं का यूज होता है, जो कितने प्रकार की हैं? ये रेखाएं जो हैं ये भी 3 प्रकार की हैं। पुष्प सज्जा में कुछ रेखाओं का प्रयोग किया जाता है जो 3 प्रकार की हैं, या फिर हम उन रेखाओं को भी टहनी भी कह सकते हैं जिन पे ज्यादा फोकस किया जाता है। कौन कौन सा है? सिर, सो और हाई की। हाई की
ओके, तो कौन सी 3 रेखाओं का पूछा जाता है पुष्प सज्जा में, कौन सी रेखाओं का यूज होता है? सिन, सो, हाई की। अब हम इन तीनों के बारे में समझेंगे कि सिन क्या है, सो क्या है और हमारा हाई की क्या है। जैसे ये मान लो एक रेखा हो गई जिसको हम जिफर रेखा बोलते हैं, तो ये हमारी एक रेखा जिफर रेखा हो गई। अब एक रेखा हमारी बीच में लंबी सी जाती है, ये कितने अंश को प्रदर्शित करती है? 90 अंश। किसको? ये हमारी 90 अंश के कोण पर होती है। यहाँ एक फूल बना हुआ है। ओके, ये जो 90 अंश का कोण बनाती है इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम सिन कहते हैं। यानी सिन जो है ये हमारी सबसे लंबी रेखा होती है। क्या लंबी रेखा होती है? कौन? सिन। सिन जो है सबसे लंबी रेखा होती है। और कैसी रेखा होती है? या मध्य की रेखा होती है। कौन सी रेखा? मध्य की रेखा होती है। और क्या है? या 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 अंश के कोण पर रहती है, 90 अंश के कोण पर यह रहती है। ओके, और क्या होता है? इसी को ही सिन को ही हम शिखर रेखा भी कहते हैं। कौन सी रेखा? सिन को ही हम शिखर रेखा भी कहते हैं या फिर केंद्र बिंदु भी कह सकते हैं। शिखर रेखा या केंद्र बिंदु भी कह सकते हैं। और ये सिन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि सिन जो है यह किसको प्रदर्शित करती है? सिन जो है यह स्वर्ग को प्रदर्शित करती है। किसको? स्वर्ग को इंडिकेट करती है, स्वर्ग को प्रदर्शित करती है। अब हम लोग इस तरह से समझेंगे। जैसे पहले हम सारे जितने कोण हैं उन सभी के बारे में बता देते हैं, तीनों रेखाओं, तब एक के बारे में डिस्कशन करते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया, इसको हम क्या कहेंगे? जो 90 डिग्री पर बनी हुई है, बिल्कुल सीधी और सबसे बड़ी होती है, यह 90 अंश का होता है। या किसको इंडिकेट करता है? स्वर्ग को। ओके, और एक रेखा होती है जो हमारी ऐसे जाती है, इस तरह से यहाँ पे फ्लावर बना है। तो ये रेखा जो होती है हमारी कितने डिग्री पर होती है? 45 डिग्री का कोण बनाती है। कितने? 45 डिग्री का कोण बनाती है। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सो कहते हैं। क्या कहते हैं? सो। पहला हमारा सिन हो गया, दूसरा हमारा सो हो गया। ये 45 अंश का कोण बनाती है। और ये किसको प्रदर्शित करती है? सो हमारा जो है ये मानव को प्रदर्शित करता है। किसको? मानव को इंडिकेट करता है, ये वाली रेखा। और एक रेखा हमारी है जो जाती तो 75 डिग्री पर है, बट वो नीचे की तरफ झुक जाती है, जाएगी वो 75 डिग्री का कोण बनाती है। कितने? 75 डिग्री। इसको हम क्या कहते हैं? हाई की। क्या कहते हैं? थर्ड हमारी जो रेखा है इसको हम हाई की कहते हैं। ये 75 डिग्री का कोण बनाती है, बट ये नीचे की तरफ झुकी होती है। तो ये जो है किसको प्रदर्शित करती है? ये पृथ्वी को प्रदर्शित करती है। हाई की जो किसको प्रदर्शित करती है? पृथ्वी को। अब मान लीजिए ये हमारा एक पार्ट हो गया, फ्लावर पार्ट हो गया। अब इसमें फूल की टहनी जा रही है। फूल की टहनी एक सीधी गई लंबी सी, और यहाँ ऐसे ऐसे फूल बना हुआ है। एक टहनी ऐसे गई, यहाँ फूल बना हुआ है। तो ये कितने अंश का कोण बना रही है? हमारा 90 डिग्री पर बनी हुई है। इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारा सिन हो गया। ये रेखा हमारी कौन सी? ये टहनी सिन हो गई। ये किसको प्रदर्शित करती है? स्वर्ग को। और ये हमारा क्या हो गया? सो। ये कितने अंश पर है? 45 डिग्री पर है। और एक रेखा हमारी, एक टहनी ऐसे जाएगी और नीचे की तरफ झुक जाती है, ये 75 डिग्री का कोण
बनाती है। ये किसको प्रदर्शित करती है? पृथ्वी को। इस तरह से हमारा इधर भी गया, ये बना हुआ है। तो इस तरह से हम फूल के माध्यम से भी विभिन्न टहनियों से भी समझ सकते हैं। उन्हीं टहनियों का यहाँ रेखा के रूप में वर्णन किया गया है। पहली जो बीच वाली सबसे लंबी रेखा है उसको हम सिन कहते हैं। ये हमने इसके प्रकार के बारे में बताया। और ये क्या है हमारा, कौन सी रेखा है? सिन। तो सिन हमारा जो होता है वह सबसे लंबी रेखा होती है। लंबी है ना, सबसे लंबी रेखा होती है। और मध्य में है ना, तो मध्य की रेखा होती है। कितने अंश का कोण बनाती है? 90 अंश का कोण बनाती है। या शिखर रेखा ना, सबसे ऊंचाई तक गया है तो इसको हम शिखर रेखा भी कहते हैं। और यह सीधा गया है तो यह किसको प्रदर्शित करता है? यह स्वर्ग को प्रदर्शित करता है। और जो हमारा सो है, यानी ये जो हमारा सो है, सो वाली जो रेखा है, ये 45 डिग्री का कोण बनाती है। और किसको इंडिकेट करती है? मानव को इंडिकेट करती है। पूछा जाता है मानव को प्रदर्शित करने वाली रेखा का क्या नाम है, तो उसको आप सो बोलेंगे। सो जो है मानव को प्रदर्शित करती है। और हमारा हाइकी जो है, ये क्या है? ये पृथ्वी की तरफ, ये नीचे की तरफ झुका हुआ है। ये कितने अंश का कोण बनाता है? हाइकी हमारा 75 डिग्री का कोण बनाता है। और नीचे की तरफ इसका झुकाव होता है। ओके। और ये किसको इंडिकेट करता है? नीचे की तरफ झुका होने के कारण ये जो है पृथ्वी को प्रदर्शित करता है। किसको? पृथ्वी को। ओके। किसको प्रदर्शित करता है? या पृथ्वी को प्रदर्शित करता है। तो इतनी बात समझ में आई। हमने रेखाओं के माध्यम से समझा दिया और पाठ में विभिन्न टहनियों के भी माध्यम से आपको समझा दिया। तो पुष्प सज्जा में 3 प्रकार की रेखाओं का यूज किया जाता है, सिन, सो और हाइकी। सिन हमारा जो है सबसे लंबी रेखा होती है। यह मध्य की रेखा होती है, 90 अंश का कोण बनाती है। इसको शिखर रेखा भी कहते हैं। और यह किसको प्रदर्शित करती है? स्वर्ग को प्रदर्शित करती है। और सो जो है हमारा, यह 45 डिग्री का कोण बनाता है और जो है यह मानव को प्रदर्शित करता है। हाइकी हमारा जो 75 डिग्री का कोण बनाती है या नीचे की तरफ झुकी होती है, यह हमारे पृथ्वी को प्रदर्शित करती है। अब बताइए 90 अंश का कोण कौन सी रेखा बनाती है? तो सिन बनाती है। स्वर्ग को कौन सी रेखा प्रदर्शित करती है? सिन प्रदर्शित करती है। 45 अंश का कोण कौन बनाती है? कौन सी रेखा? सो बनाती है। सो किसको प्रदर्शित करती है? मानव को। या मानव को कौन सी रेखा प्रदर्शित करती है? तो शो पर प्रदर्शित करती है। 75 डिग्री का कोण कौन सी बनाती है? हाइकी। पृथ्वी को कौन सी रेखा प्रदर्शित करती है? पृथ्वी। इस तरह से कई टाइप के क्वेश्चन आपके इसमें से आते हैं और पूछे भी जाते हैं। सो आप लोग बहुत ही केयरफुली इसको पढ़िएगा, नोट कर लीजिएगा। छोटी छोटी हैं बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नोट करना चाहिए, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसको मिटा देती हूँ। जापानीज जो पुष्प सज्जा, जापानी पुष्प सज्जा है, उससे संबंधित कुछ शब्दों के बारे में देखेंगे। ओके, जापानीज पुष्प सज्जा जो है, यह इससे संबंधित 2 शब्द हैं। कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट हैं? कौन कौन से हैं? इकेबाना, कौन सा शब्द? इकेबाना। दूसरा हमारा क्या है? टोकोबाना। कौन सा? टोकोबाना। ये दोनों जो शब्द हैं, ये हमारे कैसे शब्द हैं? ये दोनों ही हमारे जापानी शब्द हैं। कौन से शब्द हैं? जापानी शब्द हैं। इकेबाना और टोकोबाना कौन सा शब्द है? ये जापानी शब्द है। अब ये जो इके
इकेबाना है, इसका अर्थ क्या है जानते हैं आप लोग? इकेबाना का अर्थ क्या है या इकेबाना का तात्पर्य क्या है? तो इकेबाना का तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है? जीवित फूल या जीवित फूल, जीवित फूल या जीवित पुष्प, एक ही बात है। तो इकेबाना का अर्थ क्या है? जीवित फूल। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, सो ये इम्पोर्टेंट है हमारा। इकेबाना कई बार पूछा जा चुका है कि इकेबाना का अर्थ क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका मतलब है जीवित पुष्प या जीवित फूल। और टोकोबाना जो है ये भी हमारा क्या है? जापानी शब्द है। टोकोबाना हमारा क्या है? टोकोबाना हमारा जापानी शब्द है। और इसका अर्थ क्या है? टोकोबाना का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मंदिर। मंदिर, मंदिर जिसमें पुष्प के द्वारा सज्जा की हो, टोकोबाना का अर्थ यही है। जैसे ये हमारा मंदिर हो गया, ये क्या हुआ? हमारा मंदिर हो गया, यहाँ से झंडा लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा मंदिर है। अब इस मंदिर में हम विभिन्न प्रकार के फूलों से ऐसे सजावट करते हैं, तो पुष्प द्वारा सजाए हुए मंदिर को ही हम क्या कहते हैं? टोकोबाना या टोकोबाना का अर्थ क्या है? मंदिर है। आई बात समझ में? पुष्प सज्जा से संबंधित दो शब्द हैं, इकेबाना और टोकोबाना। इकेबाना का अर्थ क्या है? जीवित फूल या जीवित पुष्प, और टोकोबाना का अर्थ है मंदिर। ये दोनों ही शब्द हमारे कैसे शब्द हैं? जापानी शब्द हैं। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कौन सा शब्द है? ये तो इकेबाना और टोकोबाना हो गया। सीटू सज्जा। सीटू सज्जा क्या है, इसको क्या आप लोग जानते हैं? सीटू सज्जा कौन सी सज्जा? सीटू सज्जा। सीटू सज्जा क्या है? सीटू सज्जा हम उसे कह सकते हैं जिसका स्थानांतरण ना हो। वह सज्जा जहां पर स्थानांतरण ना हो उसे हम सीटू सज्जा कहते हैं। जहां क्या हो? स्थानांतरण क्या हो? ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? सीटू सज्जा। मतलब जिसका स्थानांतरण ना हो उसे हम सीटू सज्जा कहते हैं। जैसे क्या होता है, वॉल स्टिकर ले लीजिए आप एग्जांपल के लिए। वॉल स्टिकर लाते हैं आप लोग, तो क्या करते हैं, उसमें नंबर दिया होता है कि इसको यहाँ पे सेट करना है, इसको यहाँ पे। जैसे ये फूल लगा हुआ है, तो ऐसा तो नहीं करते ना कि पहले आप उसको नीचे या दीवार पे पहले चिपका के सेट कर लेंगे, तब ले जाके उसको दीवार पे चिपकाएंगे। ऐसा तो होगा नहीं, एक बार जहाँ चिपक गया फिर वहां से निकाल के दूसरी जगह लगेगा, ऐसा नहीं होता ना। उसपे नंबर दिया रहता है। डायरेक्ट आप क्या करते हैं, उसको दीवार पे जाके वाल स्टिकर जो होता है दीवार पे जाके ऐसे लगा देते हैं। मान लीजिए गुलाब का फूल बना है, ये गुलाब का फूल बना है, उसमें ऐसे पत्तियां वगैरह निकली हैं, तो इसको लगाया। फिर यहाँ पे चिड़िया बनी हुई है, यहाँ पे एक चिड़िया बनी हुई है, फिर यहाँ दूसरा फूल बना हुआ है। तो दीवार पे इसको क्या करते हैं आप, डायरेक्टली क्या होता है, इसको ले जाके इसको स्टिकर को क्या खोलते हैं और ले जाके दीवार पे डायरेक्ट चिपका देते हैं। ना कि दूसरा ये करते हैं कि आप पहले उसको जमीन पे फ्लोर पे चिपका के फिर लाके यहाँ सेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ना। डायरेक्ट आप दीवार पे चिपका देते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्थानांतरण इसमें नहीं हो रहा, तो इसको हम क्या कहेंगे, सीटू सज्जा, यानी इसका स्थानांतरण नहीं हो रहा, डायरेक्ट दीवार पे चिपका दिया जाता है। और वही अगर आप फूलों की माला जो है उसको बनाते हैं, उसको एक बार फूलों की माला दूसरी जगह बना रहे हैं, फिर लाके क्या करते हैं, अपने दरवाजे पर, ये आपका दरवाजा है, इस पे लाके आप टांग देते हैं। तो ये क्या हुआ, यहाँ स्थानांतरण हो गया ना। एक बार आपने क्या की,
फूलों की माला को बना लिया, फिर उसको लाके यहाँ दरवाजे पर तब लाके लगा दिए। तो ये क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ, बनाया हमने दूसरी जगह, फिर उसको लाके यहाँ पे दीवार पे लगा रहे। तो यहाँ स्थानांतरण हो रहा है ना। बट वही चीज अगर हम क्या करते हैं, ये हमारे घर का दरवाजा है और हम डायरेक्ट यहाँ पे हमारी कील लगी हुई है, वहीं से धागा डाल के फूल डालते जाते हैं, ऐसे ऐसे लगाते जाते हैं, फिर यहाँ उसको टक कर देते हैं, फिर फूल लगाते जाते हैं, फिर इस कीली में जोड़ देते हैं। डायरेक्ट यहीं पर लगाते और बनाते हैं माला को, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सीटू सज्जा। यानी अगर हम अलग से फूल की माला बना के झालर बना के लाके दीवार पे लगाते हैं तो वो हमारा सीटू सज्जा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ स्थानांतरण हो रहा है। बट वही हम दरवाजे पर डायरेक्ट अगर वही फूल की माला झालर बना के हम लगा रहे हैं दरवाजे पर ही, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सीटू सज्जा। उसी तरह से हमारा वाल स्टिकर भी हुआ कि डायरेक्ट हम दीवार पर चिपका देते हैं। तो सीटू सज्जा क्या है, इसमें स्थानांतरण नहीं होता है। आई होप आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके आप लोग कभी भी पूछ सकते हैं, जब मैं इसको देखूंगी तो रिप्लाई कर दूंगी। और कोई एक स्टूडेंट है बोल रही थी आवाज नहीं क्लियर हो रहा है, तो वो बोल रही सारे वीडियो में, बट ऐसा नहीं, हमने भी चेक किया है, सारे वीडियो में आवाज क्लियर है। एक वीडियो है जिसमें आवाज क्लियर तो है बट थोड़ा स्लो है। ओके, तो कुछ प्रॉब्लम था, टेक्निकल इशू था इसलिए था, बट ऐसा नहीं होगा, आवाज आप लोग की हर वीडियो में सही है। ओके, तो क्या है, हमने क्या बात किया, तो सीटू सज्जा के बारे में देखा। अब पुष्प सज्जा के कुछ नियम हैं। हम जो फ्लावर डेकोरेशन करते हैं उसको कुछ नियम को फॉलो करते हुए हमको डेकोरेशन करना चाहिए। अगर हम नियम, किसी भी कार्य के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं और कुछ ना कुछ नियम होते हैं जिसको हम फॉलो करके आगे बढ़ते हैं तो वो कार्य बेटर होता है। उसी तरह से पुष्प सज्जा के भी कुछ नियम हैं। पुष्प सज्जा के नियम, ओके, इस नियम को फॉलो करते हुए हम आगे, नियम को आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो क्या होता है, पहला नियम क्या है, पात्र का माप। पहला नियम क्या है, पात्र का माप। और पात्र का माप, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जो हम पुष्प सज्जा या फ्लावर डेकोरेशन कर रहे हैं, वह जो हम पात्र यानी पॉट का यूज कर रहे हैं उसके अनुसार ही हमें फूल का यूज करना चाहिए। जैसे अगर हमारा पात्र छोटा है तो हम छोटे फूल का यूज करेंगे। ओके, छोटे फूल का यूज करेंगे। बट अगर हमारा पात्र बड़ा है तो उसमें आप ऐसे छोटे छोटे फूल लगाएंगे तो क्या वो अच्छा लगेगा, आप बताइए। छोटे छोटे फूल बड़े से पात्र में अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा ना। या फिर ये छोटा पात्र है, इसमें खूब बड़ा सा फूल यहाँ लगा दीजिए, तो छोटे पात्र में या तो टिकेगा ही नहीं, और टिकेगा भी तो वह अच्छा नहीं लगेगा। ओके, तो क्या है, छोटे पात्र में हमको छोटे फूल का यूज करना चाहिए और बड़े पात्र में हमको बड़े फूल का यूज करना चाहिए। ओके, तो पात्र का माप, इसका मतलब क्या हुआ कि छोटे पात्र में छोटे फूल का और बड़े पात्र में बड़े फूल का यूज करना चाहिए। और क्या होता है, सबसे बड़ा और भारी पुष्प को केंद्र में लगाना चाहिए। कहाँ, केंद्र में लगाना चाहिए। एक नियम क्या है कि हमारा जो सबसे बड़ा पुष्प है, जो सबसे भारी पुष्प है, उसको हम क्या करेंगे, केंद्र में लगाएंगे। मान लीजिए ये आपका पॉट है, अब इसमें आप क्या करते हैं, सबसे बड़ा फूल जो आपका है उसको यहाँ लगा देते हैं और जो छोटे छोटे फूल हैं उनको यहाँ लगा लेते हैं। तो क्या ये देखने में अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा ना। तो हमारा जो सबसे बड़ा फूल है, जो सबसे भारी फूल है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम
बीच में सेंटर में लगाएंगे तो क्या देखने में अट्रैक्टिव लगते हैं। ऐसे फूल में हमको क्या लगते हैं और सारे पुष्प इस तरह से रहेंगे। तो ये अच्छा लग रहा है या ये अच्छा लग रहा है, ये सही है ना। तो हमको इस नियम को, इस रूल को फॉलो करना चाहिए कि जो हमारा सबसे बड़ा पुष्प है, सबसे भारी पुष्प है, उसको हम केंद्र में लगाते हैं, यानी उसको हम सेंटर में लगाते हैं। ओके, और जो स्पेशल फूल होते हैं हमारे, स्पेशल फूल जो होते हैं यानी जो विशिष्ट टाइप के फूल होते हैं, उनको हमको क्या करना चाहिए, उनको अकेले ही लगाना चाहिए, केंद्र में अकेले लगाना चाहिए। कहाँ, फूल को केंद्र में अकेले। ओके, जैसे मान लो स्पेशल फूल कोई आप रोज ले, कोई भी स्पेशल फूल है, सपोज दैट मान लीजिए रोज है, अब उसको आप लाके कहाँ, केंद्र में लगा देते हैं। अब उसी में आप ले आइए सदाबहार भी डाल दीजिए और गुलदावदी भी डाल दीजिए, तो क्या वो अच्छा लगेगा? हर किसी का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा, तरह तरह के उसमें फूल डाल दीजिए, वो नहीं अच्छा लगेगा। एक स्पेशल फूल रखिए जो कि अकेला रखिए, कहाँ, सेंटर में रखिए। ओके, स्पेशल फूल को केंद्र में लगाना चाहिए। और क्या, टहनियों की लंबाई में भिन्नता होनी चाहिए, टहनियों की लंबाई में भिन्नता। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, मान लो हमने एक पॉट लिया, अब उसमें जितने भी फूल हैं हमारे ऐसे ही हैं, सब एक बराबर की, तो क्या होगा, इतनी जगह आपको खाली दिखेगी और यहाँ पे एक लाइन में फूल दिखेगा, तो ये अच्छा नहीं लगता ना। सपोज दैट जैसे मान लो हम लोगों का क्या बुके है, बुके क्या होता है, फूल यहाँ लगा है, इस टाइप में रहता है ना, हमारा बुके जो होता है वो इस टाइप का रहता है। ऐसे टहनियों की लंबाई एक बड़ी होगी, एक छोटी, फिर उससे छोटी, या फिर बुके ऐसा अच्छा लगता है, एक बराबर रहेगी। एक बराबर नहीं रहता ना, बुके जब भी आप लेते हैं तो देखते हो ऊपर से बराबर नहीं होता, फूल पहले बड़ा फिर छोटा इस तरह से उसमें लगे होते हैं। तो क्या होता है, टहनियों की लंबाई में भिन्नता होनी चाहिए। जब टहनी, कुछ टहनियां लंबी, कुछ छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह की टहनियों का हमको यूज करना चाहिए। तो टहनियों की लंबाई में विभिन्नता होनी चाहिए। और क्या है, पुष्प सज्जा हमारी जो है वह कैसी होनी चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, यानी प्राकृतिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्राकृतिक होना चाहिए, देखने में वहां लगे कि यह नेचुरल है। और टहनियां व्यवस्थित होनी चाहिए, यानी एक दूसरे के ऊपर ये नहीं रहे कि चढ़ी हुई हो, ऐसी ऐसी पुष्प सज्जा नहीं होनी चाहिए कि उसमें टहनियां क्या हो, कुछ टहनी ऐसे गई, कुछ ऐसे गई, कुछ ऐसे गई, कुछ ऐसे गई, कुछ ऐसे गई, इस तरह नहीं होना चाहिए। टहनियां क्या होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, ऊपर नीचे टहनियां नहीं होनी, टहनियां सारी ऐसे ऐसे होनी चाहिए, सीधी सीधी, ये नहीं कि ऊपर नीचे रहे, क्योंकि ऊपर नीचे होने से क्या होता है, ऑक्सीजन सही से वो नहीं ले पाती है और वह सड़ने की भी संभावना रहती है। इसलिए टहनियां ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए। और कोई भी पुष्प सज्जा, हम कोई भी फ्लावर डेकोरेशन करते हैं तो उसमें हमें 3 तरह के फूलों का यूज करना चाहिए, 3 टाइप्स के फ्लावर का यूज करना चाहिए। ओके, हम कोई भी पुष्प सज्जा कर रहे हैं, फ्लावर डेकोरेशन कर रहे हैं, तो उसमें हमको कम से कम फूलों को लेना चाहिए, प्रकार के 3 तरह के, इस नियम में ये बताया गया कि 3 तरह के फूलों का यूज करना चाहिए। अब ये नहीं कि एक फ्लावर पॉट लिया, उसमें आपने क्या किया, उसी में आपने गेंदे का भी फूल डाल दिया, उसी में आपने गुलाब का भी फूल डाल दिया, उसी में आपने सदाबहार भी डाल दिया, उसी में आपने गुड़हल भी डाल दिया, उसी में आपने गुलदावदी भी डाल दिया। तो इस तरह का फ्लावर डेकोरेशन हमको नहीं करना चाहिए। अधिक से अधिक हमें कितने प्रकार के
में 3 तरह के फूल लेने चाहिए। कोई भी पुष्प सज्जा हम कर रहे हैं तो उसमें कम से कम 3 प्रकार के फूलों का, अधिक से अधिक 3 प्रकार के फूलों का यूज करना चाहिए। तो ये हमारे पुष्प सज्जा से संबंधित कुछ नियम है जिसको हमको फॉलो करते हुए पुष्प सज्जा करनी चाहिए। अब हम पुष्प सज्जा से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद अपने क्लास को यही खत्म कर देंगे, आज की क्लास को। ओके, आई होप जितना हमने पढ़ाया कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। इन शब्दावली को हम देखेंगे पुष्प सज्जा से संबंधित शब्दावली। ओके, तो पहला हमारा क्या है? पहला हमारा है फेडरल पुष्प सज्जा। कौन सा पुष्प सज्जा? फेडरल पुष्प सज्जा। अब ये फेडरल पुष्प सज्जा क्या है? क्या कोई जानता है फेडरल पुष्प सज्जा क्या है या किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। फेडरल पुष्प सज्जा जो है यह प्याले नुमा सज्जा है। कैसी है? प्याले नुमा, प्याले नुमा होती है। कैसी होती है? प्याले नुमा सज्जा होती है। प्याले नुमा सज्जा होती है। और क्या होता है इसमें? हल्के रंग के नाजुक फूलों का यूज किया जाता है। कैसे? कोमल फूल का यूज किया जाता है। फूल का यूज प्याले नुमा या हत्थे नुमा इसको सज्जा कहा जाता है। किसको? फेडरल पुष्प सज्जा को प्याले नुमा या हत्थे नुमा सज्जा कहा जाता है। सपोज दैट, जैसे मान लीजिए ये हमारा फूल हो गया, ये हमारा पात्र है, उस पे इस तरह से फूल बने हुए हैं और ऐसे उस पे बना है। ये कैसा है? प्याले नुमा है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं? फेडरल पुष्प सज्जा प्याले नुमा या हत्था नुमा ये सज्जा होती है। इसमें कैसे फूल का यूज किया जाता है? हल्के रंग के नाजुक फूलों का यूज किया जाता है। अब दूसरा हमारा क्या है? कोलोनियल पुष्प सज्जा। कौन सा? कोलोनियल पुष्प सज्जा। अब ये जो कोलोनियल पुष्प सज्जा है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम 18वीं सदी की पुष्प सज्जा भी कहते हैं। कौन सी पुष्प सज्जा? इसको हम 18वीं शताब्दी की भी पुष्प सज्जा कहते हैं। 18वीं शताब्दी की पुष्प सज्जा किसे कहा जाता है? कोलोनियल पुष्प सज्जा। या कोलोनियल को कौन सी शताब्दी की पुष्प सज्जा कहा जाता है? 18वीं शताब्दी की पुष्प सज्जा कहा जाता है। इसमें जिस पात्र का यूज किया जाता है वह पात्र किसका होता है? चांदी का या पोर्सलीन का? पोर्सलीन। तो इसमें जिस पात्र का यानी जिस पॉट का हम यूज करते हैं इस सज्जा में वह चांदी का होता है या पोर्सलीन का होता है। जैसे हमारा चांदी एक धातु है वैसे पोर्सलीन भी क्या है? एक प्रकार का धातु है। तो इसमें जिस पात्र का यूज किया जाता है वह चांदी या पोर्सलीन का होता है। और तीसरा हमारा क्या है? अमेरिकन शैली की पुष्प सज्जा। कौन सी? अमेरिकन शैली की पुष्प सज्जा। ये कैसी होती है? अमेरिकन शैली की पुष्प सज्जा कैसी होती है? इसमें जिस पात्र का यूज किया जाता है वो किसका होता है? तांबे के पात्र का यूज किया जाता है। तांबे का
पात्र और लंबे फूल का यूज किया जाता है। किसका? लंबे फूल का यूज किया जाता है। कहाँ? अमेरिका में तांबे के पात्र का यूज किया जाता है, यानी जो पार्ट होता है वो तांबे का होता है और जो पुष्प होता है वह लंबा होता है। जैसे ये पुष्प गया, अब इस टाइप का लंबा पुष्प होता है। ओके, किस तांबे के पात्र का यूज किया जाता है और लंबे फूल का यूज किया जाता है। कहाँ? अमेरिकन शैली की पुष्प सज्जा में। ओके, और हमने फूलों के माध्यम से अपने संवेगों को प्रदर्शित करना कहाँ से सीखा है? हमने अमेरिका से विभिन्न प्रकार के फूलों के माध्यम से अपने संवेगों को प्रदर्शित करना सीखा है। जैसे हम रेड गुलाब का यूज करते हैं ना, उसका क्यों? प्रपोज करने के लिए रेड गुलाब, येलो का दोस्ती के लिए, फ्रेंडशिप के लिए, व्हाइट ले जाते हैं तो दुख और सब में लेके जाते हैं व्हाइट फूल। तो उसी तरह से हमने अपने संवेगों को प्रदर्शित करने का कार्य कहाँ से सीखा? पुष्प के माध्यम से, अमेरिका से। तो ये हमारे क्या है? फेडरल पुष्प सज्जा, कॉलोनियल पुष्प सज्जा, अमेरिकन शैली की पुष्प सज्जा, ये हमारे पुष्प सज्जा से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं जिनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। फेडरल पुष्प सज्जा को प्यालेनुमा सज्जा कहते हैं। कॉलोनियल को 18वीं शताब्दी की, इसमें चांदी और पोर्सिलेन का यूज किया जाता है। अमेरिकन शैली की जो है इसमें तांबे के पात्र का यूज किया जाता है। इस तरह से हमारी पुष्प सज्जा की जाती है। अब लास्ट जो हम लोगों का है, पुष्प फूल को ताजे रखने के कुछ उपाय हैं। क्या? फूलों को ताजा रखने का उपाय है। ओके, अब किस तरीके से, अब ये हमारे आर्टिफिशियल फूलों के लिए नहीं, ओरिजिनल फूलों के लिए ही है कि हम लोग उसको ताजा कैसे रखेंगे। या फिर आप लोग आर्टिफिशियल फूल को भी ताजा रखना चाह रहे हैं? आर्टिफिशियल तो जैसा है वैसा ही रहेगा ना, बट जो हमारा ओरिजिनल है उसको ताजा रखने के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो हमारा नेचुरल है। ओके, तो किसके द्वारा हम इसको ताजा रख सकते हैं? फर्स्ट हमारा जो है एल्कोहल के द्वारा। एल्कोहल बहुत ही एक तरह से अच्छी चीज है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कई प्रकार की दवाओं में भी इसका यूज होता है और फूलों को ताजा रखने के लिए भी हम एल्कोहल का यूज कर सकते हैं। और क्या है? पोटेशियम यानी पोटास। पोटास के द्वारा भी हम अपने फूलों को ताजा रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने फूलों को पानी में डाला ना, पानी में रखा है तो पानी में थोड़ा सा अल्कोहल डाल देंगे तो ताजा रहेगा। पोटेशियम भी उसी तरह से है। और नमक के द्वारा भी हम इसको ताजा रख सकते हैं। और किसके द्वारा? चांदी के सिक्के को अगर हम फूल में सिक्के को डाल दें तो लंबे समय तक फूल ताजा रहता है। चांदी के सिक्के अगर इसको हम डाल देते हैं पॉट में तो क्या होता है? हमारा फूल जो है वह लंबे समय तक ताजा बना रहता है। इस तरह से फूलों को ताजा रखने के ये उपाय हैं हमारे। ओके, पोटेशियम के द्वारा, अल्कोहल के द्वारा, नमक के द्वारा, चांदी के सिक्कों के द्वारा। इस तरह से आज की क्लास जो है हम लोगों की यही खत्म होती है। आज हम लोगों ने पुष्प सज्जा यानी फ्लावर डेकोरेशन का जो चैप्टर है, जो यूनिट है, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब कल एक नए टॉपिक के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए बार बार